Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कैलेंडर, यानी कि इसको हिंदी में पत्रांक भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है आपका कैलेंडर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एसएससी में देखा जाए तो कभी कभी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एसएससी में पहले बहुत पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन से एग्जाम्स के पर्पज से, जैसे आपका सीसेट का एग्जाम हो गया, उसमें इस कैलेंडर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, रेलवे का एग्जाम हो गया, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, या फिर मैं बात करूं यूपी टेट। यूपी टेट में आपका कोई रीजनिंग तो आती नहीं, यूपी टेट में मैथ के सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कैलेंडर का, और पूछा भी गया था 2018 में यूपी टेट में, और सुपर टेट में पूछ लेता है। ठीक है, तो उस पर्पज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है और हमें पता है कि एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम में। एक नंबर से जिनका सिलेक्शन 0.01 से रह जाता है, उनके लिए तो एक नंबर बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है कैलेंडर, इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कैलेंडर के बारे में कि कैलेंडर है क्या। कैलेंडर की शुरुआत कैसे कैसे हुई, कैलेंडर किसने बनाया? तो जूलियस सीजर के द्वारा मिलनी कैलेंडर को माना जाता है कि जूलियस सीजर ने बनाया। उससे पहले भी लोगों ने प्रयास किए थे। तो जूलियस सीजर के द्वारा ही जो है इस कैलेंडर को, जो इंग्लिश कैलेंडर है, इसको माना जाता है कि उसी ने इसकी नींव अच्छे से रखी थी। जूलियस सीजर ने महीनों को कैसे रखा, कि यानी कैलेंडर के दिनों को कैसे डिवाइड किया, महीनों के नामकरण कैसे हुए, वो सारी चीजें हम सीखते हैं। भले से आपका रीजनिंग में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए जब हम कैलेंडर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैलेंडर के जो महीने हैं, मंथ हैं, वो जूलियस सीजर ने क्या किया, कैलेंडर में सबसे पहला महीना मार्च को माना और लास्ट का महीना लिया फरवरी को। पहला महीना किसको माना? मार्च को, और लास्ट का माना गया था किसको? फरवरी को, जूलियस सीजर के द्वारा। ठीक है, अब महीनों के नामकरण कैसे हुए? मार्च, अप्रैल, मई, जून उस समय के देवी देवताओं के नाम के ऊपर रखे गए थे। उसके बाद जुलाई का जो महीना है वो जूलियस ने अपने नाम पे रखा, जुलाई, जूलियस से बनाया जुलाई। ठीक है, उस समय के वहां के राजा थे ऑगस्टस क्वींस, तो उनके नाम पे रखा गया ऑगस्टस क्वींस के नाम पे रखा गया था ऑगस्ट। उसके बाद सितंबर, रोम में 7 को सेप्टा बोला जाता था, तो सेप्टा से क्या बना? क्योंकि 7वां महीना हुआ करता था सितंबर, जब मार्च को पहला माना जाता था, तो सेप्टा से क्या बना? सितंबर। ओक्टा से अक्टूबर, नोवा से नवंबर, और डेका से दिसंबर। जनवरी फरवरी देवियों के नाम थे उस समय की। तो इस तरीके से महीनों का नामकरण हुआ। दिनों का डिवाइडेशन कैसे किया गया? दिनों का डिवाइडेशन, मार्च को जब पहला महीना माना तो जूलियस सीजर ने उसमें रखे 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, इस तरीके से क्रम चल रहा था। ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब अगस्त में कितने दिन आ रहे थे? इस क्रम को अगर आगे बढ़ाते हैं तो इस क्रम में 31, 30, 31, 30, 31, 30, अगस्त में 30 दिन आ रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा कैलेंडर में क्या होता है कि अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। ये कैसे हुआ? इसके पीछे ही कहानी क्या है? जब कैलेंडर बन रहा था, वहां के राजा ने देखा, ऑगस्टस ने, कि इनके नाम पे जो महीना है, जूलियस के नाम पे जो जुलाई महीना, उसमें आ रहा है 31, और मैं तो राजा हूँ और मेरे नाम के महीने में लग रहे हैं 30। तो उनसे कहा कि यार मैं राजा हूँ, थोड़ा सा तो कुछ सोचो मेरे बारे में। तो उन्होंने क्या किया, फिर अगस्त में भी 30 की जगह उन्होंने 31 दिन कर दिए। बाकी आगे यही क्रम चलता रहा, 30, 31, 30, 31, और फरवरी में दिन जो कम रहते थे वो रख दिए जाते थे। ये कैलेंडर काफी टाइम तक चलता रहा। फिर आगे जाके रोम के पॉप हुए थे 13th पॉप ऑफ रोम। उन्होंने क्या किया, नाम था उनको बोला जाता था पॉप ग्रेगरी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस कैलेंडर में महीनों के नाम से कोई छेड़छाड़ नहीं की। ठीक है, महीनों के नाम वही रहने दिए, दिनों से कोई छेड़छाड़ नहीं की, दिन भी वही रहने दिए। बस इन्होंने ये चेंज किया कि इन्होंने पहला महीना जनवरी को मान लिया, जो जूलियस ने पहला महीना मार्च को माना गया था, उसको चेंज करके पहला महीना जनवरी कर दिया।
ठीक है। लीप वर्ष की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई। ये क्वेश्चन आपका जूनियर असिस्टेंट 2015 के एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से किसके द्वारा लीप वर्ष की अवधारणा दी गई थी। तो आंसर क्या था, 13 पॉप ऑफ रोम, नाम था उनका पॉप ग्रेगरी। और इन्हीं के नाम पे जो अब कैलेंडर प्रचलित है ये कहलाता है ग्रेगरियन कैलेंडर। तो ये कैलेंडर का थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास हो गया, ठीक है। पता होना चाहिए जब हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके बारे में, बाकी डिटेल आप हिस्ट्री जहां से भी पढ़ रहे होंगे उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक। अब आते हैं हम टॉपिक की ओर, क्योंकि रीजनिंग में इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो जो जरूरत है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले दो प्रकार के वर्ष होते हैं आपके, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, यानी कि सिंपल ईयर और लीप ईयर, उनको जानते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, कुछ परिभाषाएं मैं आपको ऐसे ही बोलूंगा तो वीडियो को पॉज करके या सुन के लिख लेंगे, लेकिन कुछ मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा। जैसे कि पहला है आपका, पहला हेडिंग डाल देंगे आप लोग साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, इसको इंग्लिश में सिंपल या ऑर्डिनरी ईयर भी कहते हैं, ठीक है। परिभाषा लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं साधारण वर्ष कहलाते हैं, साधारण वर्ष कहलाते हैं, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा ऐसा ही है मेरा, लेकिन मैं बोल रहा हूं उसको सुन के लिख लेंगे आप। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते साधारण वर्ष कहलाते हैं। Those years which are not completely divided by 4 is called simple year या ordinary year, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, जैसे कि 1983, 2013, 1857 एक्सेट्रा इत्यादि। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो ध्यान से अगर देखें तो 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। अब जब ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है तो ये कैसे वर्ष होंगे, तो ये आपके जो वर्ष है ये साधारण वर्ष है। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है तो वो आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा तो मैं एक बार बता देता हूँ कि वो लास्ट की 2 संख्याएं देख लें, अगर लास्ट की 2 संख्याएं 4 से विभाजित हो रही है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर लास्ट की 2 संख्या 4 से विभाजित नहीं हो रही तो वो संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। इतनी चीज क्लियर हो गई, साधारण वर्ष की पहचान हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी परिभाषा में लिखेंगे कि साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम, साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होते हैं। ये साधारण वर्ष की खासियत है कि जो पहला दिन होगा, यानी कि जिस दिन से शुरुआत होगी किसी साधारण वर्ष की, सिंपल ईयर की, उसी दिन पे वो फिनिश होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये जो 2019 वर्ष अभी बीता है उसमें अगर 1 जनवरी को मान लिया शुक्रवार था तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार ही होगा। पहला और लास्ट का दिन सेम होता है किसमें, साधारण वर्ष में, ये खासियत होती है। अब ये लाइन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि यदि 1 जनवरी 2018 को मंगल है तो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। तो जिसको ये लाइन, ये कॉन्सेप्ट पता होगी वो सीधे आंसर लगाएगा विद इन सेकेंड, और जिसको नहीं होगी पता होगी तो वो पहले क्या करेगा, विषम दिन निकालेगा फिर उसका आंसर बताएगा, ठीक है। उसके बाद इसी में लिखना है कि एक साधारण वर्ष में 52 पूर्ण सप्ताह तथा एक विषम दिन होता है, एक विषम दिन होता है। अब एक साधारण वर्ष की बात करें, इस लाइन को समझेंगे। There are 52 complete weeks and 1 odd day in a simple year। जैसे कि अगर बात की जाए साधारण वर्ष कितने दिनों का माना जाता है, 365 दिन,
ठीक, अब यहाँ पे एक चीज आई विषम दिन, ऑड डेज। अब ये क्या चीज है? विषम का मतलब है सम विषम संख्याओं से नहीं होता। जैसे कि साधारण वर्ष है, कितने दिनों का माना गया? 365, और सप्ताह के दिन कितने होते हैं? 7। तो 365 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 7 पंजे 35, बचा 1, 7 दूनी 14। तो 52 बार तो कंप्लीट गया जो हमारा विषय का है, ठीक है। और जो रिमाइंडर शेष क्या बच रहा है? 1। जो ये शेष बचा यही हमारे क्या है? यही हमारे हैं विषम दिन, यानी कि ऑड डे, ठीक है। विषम दिनों का एक खेल है कैलेंडर, जिसने विषम दिन निकालने आ गए उसको कैलेंडर आ गया। तो इस लाइन को आपको बहुत अच्छे, जो थ्योरी में लिखा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। कैलेंडर का कभी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और एक क्वेश्चन को करने के एक से अधिक मेथड बताऊंगा, जो भी आपको इजी लगे। वीडियो को पूरा देखना, जो भी आपको इजी लगे उसको फॉलो करना, और जिसमें कम समय लगे, क्योंकि एग्जाम में तो हमें टाइम बचाना है, ठीक है। तो एक साधारण वर्ष में 52 पूर्ण सप्ताह हो गए तथा एक क्या हो गया? विषम दिन। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो अभी देखेंगे आगे, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया साधारण वर्ष, सिंपल ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप का जो ईयर होता है वो कौन सा होता है जी आपका? बोलो, बोल भी लिया होगा कुछ लोगों ने, लीप ईयर। अपने मन में बोला हो, चाहे ऐसे बोला वीडियो देखते हुए। अगला जो है आपका होता है लीप ईयर। इसको हिंदी में कहीं कहीं क्वेश्चन में इस तरीके से भी लिखा जाता है, अधिवर्ष भी कहते हैं। हिंदी में ऐसे भी लिख के आ जाता है लीप, लेकिन कहीं कहीं में अधि के नाम से भी आता है अधिवर्ष। लीप ईयर क्या है? जैसा कि हमने ऊपर परिभाषा लिखी वैसे इसकी सेम परिभाषा है, बस वहां विभाजित नहीं होते और यहाँ विभाजित हो जाते हैं। लिख लेंगे अपना, अगर मैं लिखूंगा तो फिर वीडियो लंबी होगी, उससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं लीप वर्ष कहलाते हैं, ठीक है। Those years which are completely divided by 4 is called leap year. For example, जैसे कि 1984, 1876, 2020 जो चल रहा है, सबसे खतरनाक वर्ष जिससे पूरा भारत जूझ रहा है। ये एक ऐसा वर्ष है जो हर भारतीय जो इस समय जी रहा है प्रेजेंट में कभी नहीं भूलेगा। क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि एक वर्ष ऐसा है, इसमें वायरस, छोटा सा वायरस जो दिखाई भी नहीं देता, उसने परेशान कर रखा है पूरी दुनिया को, ठीक है। तो ये भी कैसा है? लीप वर्ष। तो इस लीप वर्ष को भी, ये एक ऐसा लीप वर्ष है जिसको जल्दी से भुलाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये 4 से, मैं भी बताया था पहले, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। लास्ट की दो चीज चेक करके देख लो, और जब लास्ट की दो चीज हम चेक कर रहे हैं वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो ये वर्ष कैसे हो गए? लीप ईयर हो गए। क्योंकि लीप ईयर की डेफिनेशन क्या है? जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं लीप वर्ष कहलाते हैं, ठीक है। स्टार मार्क इसमें भी एक पॉइंट लिखना है जो अभी पिछले लिखा था हमने, कि लीप वर्ष का जो प्रथम और अंतिम दिन है वो असमान होता है। लीप वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन असमान होता है, ठीक है। अर्थात मतलब क्या हुआ इसका? अंतिम दिन प्रथम दिन से अगला दिन होता है, ठीक है। जैसे कि अगर बात की जाए कोई लीप वर्ष की, जैसे ही 2020 चल रहा है, अगर 1 जनवरी 2020 को सोमवार था, 1 जनवरी 2020 को अगर सोमवार था, मान लिया, मुझे ये नहीं कि कंफर्म कि सोमवार ही था, कभी आप कहोगे सर आपने गलत बता दिया, ये मैं कह रहा हूँ कि 1 जनवरी को अगर सोमवार होगा किसी लीप वर्ष में, तो 31 दिसंबर को मंगलवार हो जाएगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फरवरी 29 की हो जाती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि 2020 में 1 जनवरी को सोमवार ही था, कंसीडर किया गया। अगर सोमवार था तो मंगल हो जाएगा, मंगल था तो बुध हो जाएगा, लास्ट का एक दिन आगे बढ़ जाता है। और इसी में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक लीप वर्ष में 52 पूर्ण सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं, 2 ऑड डेज,
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक किसमें, लीप वर्ष में, क्योंकि लीप वर्ष कितने का माना गया है, 366 का। जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, जब डिवाइड किया तो भागफल कितना आ गया 52 और शेष कितना बचा 2, तो 2 विषम दिन 2 और डेज। और जबकि साधारण वर्ष में कितने होते थे, साधारण वर्ष में होते थे आपके 1 और लीप वर्ष में कितने होते हैं 2। ठीक है, इन चीजों की जरूरत अभी आगे पड़ेगी क्वेश्चंस के अंदर, तो इसलिए इनको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। ठीक, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा क्या, कि 1900 जो है वो 4 से पूरा पूरा विभाजित होता है। इन परिभाषाओं के अनुसार 1900 एक ऐसा वर्ष है जो 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं 1900, लेकिन फिर भी ये लीप वर्ष नहीं होता, क्यों? चलो एक नोट डाल के हेडिंग लिखेंगे, नोट करके एक बात लिख लेंगे कि 4 से विभाजित करके लीप वर्ष जांचने का नियम शताब्दी वर्षों पर लागू नहीं होता है, बल्कि शताब्दी वर्षों पर 400 से विभाजित करने का नियम लागू होता है। ठीक है, to check a leap year divided by 4 doesn't follow on centuries year, यानी कि जो शताब्दी वर्ष होते हैं उन शताब्दी वर्षों को अगर हमें चेक करना है कि वो साधारण है या लीप है, तो हम 4 से विभाजित नहीं करेंगे, फिर इसको किससे करेंगे, 400 से। अगर शताब्दी का वर्ष 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो लीप वर्ष, लीप शताब्दी कहलाएगी, लेकिन अगर नहीं होगा तो साधारण शताब्दी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1700, 1800, 1900, 2000, ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष है। पहचान क्या होगी, लास्ट में आपको 2 जीरो देखने को मिलेंगे। अब इसको अगर साधारण या लीप वर्ष आपको चेक करना है कि ये शताब्दी साधारण है कि लीप शताब्दी है, ऑर्डिनरी है या लीप है, तो क्या चेक करना है इसको, अब 400 से विभाजित करके। अब ये 400 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये आपकी सिंपल सेंचुरी, ये भी आपकी सिंपल सेंचुरी, ये भी आपकी सिंपल सेंचुरी, और ये हो गई आपकी लीप सेंचुरी, लीप शताब्दी। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। ठीक है, कि जो चौथा वर्ष आएगा, 3 वर्ष का चौथा वर्ष होगा वो लीप वर्ष होगा, लेकिन ये कहना पूर्णतः सत्य नहीं है। जहां पे शताब्दी चेंज हो रही होती है वहां लीप वर्ष आने में 8 वर्ष का समय भी लग जाता है। कैसे, जैसे अगर मैं आपका 1700 से आगे जाऊं, 1704 आपका लीप वर्ष होगा, 1708 भी लीप वर्ष होगा, इसी तरीके से 1796 लीप वर्ष होगा। ठीक है, उसके बाद 1800 आ गया और फिर आपका आ गया 1804, तो 1796 भी लीप वर्ष है, 1804 भी लीप वर्ष है, लेकिन इसके बीच में जो चौथा वर्ष आ रहा है 1800, ये कैसा वर्ष है, ये है साधारण। तो यहाँ लीप वर्ष आने में कितना समय लग गया, 8 साल का। ठीक है, तो ये कहना पूर्णतः सत्य नहीं है कि चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। जहां शताब्दी चेंज हो रही होती है वहां लीप वर्ष आने में 8 वर्ष का समय भी लग जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, ऐसा होता क्यों है, तो आइए उसको देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, कितना समय लगता है, जिसे पृथ्वी का सौर वर्ष कहते हैं, 365 दिन मान लिया जाता है, जबकि वो 365 होता नहीं है। कितना होता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड, लगभग इतना समय लेती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में। तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक साधारण वर्ष को कितने का मान लेते हैं, 365 का, इसको जोड़ देते हैं, और अगर इसको दिनों में चेंज किया जाए तो ये लगभग वैल्यू आती है 365.2422 दिन।
इतना दिन बैठती है। अगर इस वैल्यू को छोड़ दिया जाता है, इस वैल्यू को अगर देखा जाए तो ये 4 वर्षों में कितनी बन जाएगी, 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 0.9688। तो ये 4 वर्षों में कितने बन गया, एक वर्ष में तो इतना था, 4 वर्षों में इतना बन गया, जो कि लगभग 1 के बराबर है, तो इसको 1 मान लिया जाता है। इसलिए लीप वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है साधारण वर्ष से, ठीक है। लेकिन क्या ये वैल्यू 1 थी, नहीं थी ना। 1 से कितना कम है, 1 में से घटा के देखो तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 3 0। तो यानी कि 4 वर्षों में हमने कितनी एरर ले ली, 4 वर्षों की जो एरर है वो कितनी हो गई, 0.0312 दिन की हो गई। तो जब ये 4 वर्षों में इतनी एरर है तो ये 400 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 400 वर्षों में हो जाएगी ये, इसकी 400 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3.12 दिन, लगभग 3 दिन, लगभग 3 दिन। अगर ग्रेड भी ऐसा नहीं करता, ये नोट नहीं देता शताब्दी वर्षों वाला, तो फिर ये कैलेंडर 400 वर्षों के बाद बेकार हो जाता। कैसे हो जाता, देखो 1 से लेके, और जब हम आगे को बढ़ेंगे स्टार्टिंग में जो 100 वर्ष होंगे 1 से 100 तक, तो उसमें आपका चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा, फिर उसके बाद 8 12 इसी तरीके 96 तक लीप वर्ष होंगे। उसके बाद फिर आपका लीप वर्ष क्या आ जाएगा, 104 108 इसी तरीके से 196, यहाँ पे आ जाएगा आपका 100, फिर आ गया 200, फिर इसी तरीके से 204 208 296 और ये हो गया 300, ये हो गया आपका 301 दिखाई दे रहा है, 302 इसी तरीके से 396 और 400, ठीक है। अब अगर इन तीनों वर्षों को भी, ये जो 100 200 300, इनको भी लीप वर्ष माना जाता तो ये 3 दिन जो एक्स्ट्रा हो गए, तो फिर 400 वर्षों के बाद ये कैलेंडर हो जाता बेकार। तो इसीलिए ही ग्रेड ने कॉन्सेप्ट दी। तो इन 100 200 300 को इसमें फरवरी 29 की आ रही थी, हर 4 साल बाद अगर लीप वर्ष मानना था तो एक दिन यहाँ से कम कर दिया, यानी कि फरवरी 28 की कर दी, यहाँ भी 28 की कर दी, यहाँ भी 28, ये 3 दिन यहाँ जाके एडजस्ट हो गए। तो इसलिए ये नोट देने की जरूरत पड़ी। अगर ऐसा नहीं करता तो ये 400 वर्ष के बाद ये कैलेंडर हो जाता बेकार, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी, इसको याद रखना कि ऐसा होता क्यों। आपके मन में बहुत बार ये सवाल आया होगा कि लीप वर्ष पे ये क्यों नहीं फॉलो होती है, वो इस वजह से नहीं होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक में सीखेंगे विषम दिन निकालना। अगर विषम दिन आपको निकालने आ गए, ऑड डेज आपको निकालने आ गए, तो समझ लो कि आपने 50% काम कर लिया है और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हेडिंग डालिए विषम दिनों को निकालना, विषम दिन को निकालना। अगर आपने विषम दिन निकालने सीख लिए तो कैलेंडर का 50% टॉपिक आपको आ गया। विषम दिन निकलते कैसे हैं, जैसे कि 100 वर्षों में विषम दिन, 100 वर्षों में विषम दिन। तो जैसे अभी हमने वीडियो में देखा कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन लिखाया था परिभाषा में, एक विषम दिन, और एक लीप वर्ष में कितने, 2, ठीक है। तो इन 100 वर्षों में सबसे पहले हमें साधारण और लीप का पता करना है, ठीक। कैसे पता करेंगे, जैसे कि हमें पता है 100 वर्षों में 100वां जो वर्ष होगा वो तो साधारण ही होगा, तो बचे कितने ईयर, 99, इनमें पता करने हैं। क्योंकि 100 का तो हमें पता ही है कि साधारण है, तो 99 भी तो पता करने हैं कि लीप वर्ष कितने होंगे। तो 99 को 4 से भाग करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, शेष से कोई मतलब नहीं है, जो भागफल आया कितना, 24, यही आपके क्या है, यही आपके लीप वर्ष है। तो 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष हो गए। कितने लीप वर्ष हो गए जी, 24। तो जब 24 लीप हो गए तो साधारण कितने बचे, साधारण हो गए आपके 76, ये हो गए साधारण वर्ष। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन, 2, तो 24 में कितने हो जाएंगे, 24 गुणा 2। एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, 1, तो 76 में कितने हो जाएंगे, 76 गुणा 1। जब इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 48 + 76 यानी कि 124। लेकिन विषम दिनों की जो संख्या है वो 0 से लेके 6 तक होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब भी हम विषम दिन निकालते हैं तो टोटल दिनों को 7 से डिवाइड करके जो शेष बचता है वही हमारे क्या कहलाते हैं, विषम दिन। मैंने वीडियो में बताया था 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि सप्ताह के दिन कितने होते हैं, 7।
तो 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 17 7 119, कितना शेष बच रहा है 5। तो बस आपको क्या चीज याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन हो गए 5। मैं ये करा क्यों रहा हूं, क्योंकि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका होने वाला है इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक, दूसरा 200 वर्षों में विषम दिन, 200 वर्षों में विषम दिन कैसे निकालेंगे, जब 100 में 5 है तो 200 में कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 2 बराबर 10, लेकिन संख्या ज्यादा पहुंच गई तो 7 से डिवाइड करो, शेष कितना बच रहा है 3। तो 200 वर्षों में कितने हो गए 3 विषम दिन। 300 में कितने हो जाएंगे जी, 300 वर्षों में 5 गुणा 3 यानी कि 15, 7 से डिवाइड किया कितना शेष बच रहा है 1 विषम दिन। और 400 में कितने हो जाएंगे, 400 में हो जाएंगे आपके 5 गुणा 4 यानी कि 20। लेकिन जो 400वां वर्ष है ये कैसा वर्ष है, ये आपका लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो एक दिन ऐड करना पड़ेगा। तो 20 और 1 कितना हो गया 21, 7 से डिवाइड किया कितना शेष बच रहा है 0। तो बस आपको ये 400 तक याद रखने हैं। कहां तक याद रखने हैं, 400 तक। आगे वो कैसे निकलेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 500 में बताओ कितने विषम दिन होंगे, तो इसको तोड़ना है मैक्सिमम और मिनिमम में। ऐसा नहीं कि 200 प्लस 300 में तोड़ना है। सबसे पहले मैक्सिमम शताब्दियां कितनी हैं जिसमें हमें विषम दिन पता है 400, तो इसमें से 400 अलग कर दो, बचे कितने 100। ठीक है, इस तरीके से तोड़ना है। 400 में 0, 100 में कितने 5, तो 500 में कितने हो गए 5। अगर हमें निकालने हो 1800 में, तो इसमें 400 से अलग कर लो, जो 400 से डिवाइड होने वाली शताब्दियां कितनी हैं 1600 की शताब्दियां ऐसी हैं जो 400 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी। अब अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 400 में 0 होते हैं, बचे कितने 200, तो 400 1600 में कितने हो गए 0, 200 में कितने हो गए 3, तो 1800 में कितने हो जाएंगे टोटल 3 विषम दिन। इस तरीके से हम निकालते हैं विषम दिन। ठीक है, अब ये विषम दिन निकालने आ गए, यहां से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बनता है, जो चीज मैंने आपको बताई थी वो भी देख लो। एक सर्किल आपको ड्रॉ करना है, वो सर्किल आपका क्या है, इस सर्किल को ड्रॉ करके रखना, इसी पे बेस क्वेश्चन हो गया। ये अगर आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपके 0 विषम दिन आए तो दिन आपका कौन सा हो गया संडे, और लास्ट में अगर 1 विषम दिन शेष बचे तो उस तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा मंडे, 2 बचे तो ट्यूसडे, 3 बचे तो 3 शेष बचे विषम दिन तो दिन कौन सा हो गया वेडनेसडे यानी कि बुधवार, 4 शेष बचे तो यानी कि थर्सडे बृहस्पतिवार, 5 शेष बचे तो फ्राइडे शुक्रवार, और 6 शेष बचे तो सैटरडे यानी कि शनिवार। ठीक है, ये सर्किल याद रखना है, क्वेश्चंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं 0 संडे। देखो 100 वर्षों में कितने विषम दिन 5, 5 पे क्या होता है फ्राइडे, तो यानी कि आ गया फ्राइडे। 200 वर्षों में कितने विषम दिन 3, 3 पे क्या होता है वेडनेसडे, तो ये आ गया आपका वेडनेसडे। और 300 वर्षों में 1 विषम दिन, 1 पे क्या है मंडे, और 400 वर्षों में 0 विषम दिन, 0 पे क्या है संडे। 4 दिन आ गए आपके फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। 3 दिन बच गए, कौन कौन से TTS, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। ये 3 दिन कभी भी किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते। लिख लेना इस बात को, कॉपी पेन लेके बैठना कि ये 3 दिन किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमने करके देखा 100 वर्षों में 5 विषम दिन आ रहे हैं, तो 5 पे क्या हो गया फ्राइडे, 200 में 3 आ रहे हैं, 3 पे वेडनेसडे, 300 पे 1 आ रहा है, 1 पे मंडे, और 400 में 0 आ रहा है तो 0 पे संडे। कोई भी शताब्दी उठा के देख लेना, उसमें लास्ट का दिन या तो आपको 5 मिलेगा, या आपको 3 मिलेगा, या 1 या 0, इसके अलावा लास्ट का दिन कोई नहीं मिलेगा। तो जब लास्ट के इनके अलावा नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये जो 3 दिन बचे ये कभी भी किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते। ध्यान रखेंगे इस चीज का, मैंने क्या बोला शताब्दी वर्ष के। कभी एक जनरल कैलेंडर उठा के देख लो 2020 का, उसमें लास्ट का दिन आपको मंगलवार मिल जाएगा, आप कहने लगोगे ये गलत बता दिया। मैंने क्या बोला शताब्दी वर्ष, जैसे कि 1800, 1900, 2000, 2100, किसी का भी कैलेंडर उठा के देख लेना, उसमें आपको लास्ट का दिन ये नहीं मिलेंगे तीनों, ये लास्ट के नहीं हो सकते।
लेकिन प्रारंभिक हो सकते हैं, और प्रारंभिक में जो है वो मंडे ऑर्डर हो जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये आपके फर्स्ट डे हो सकते हैं, लेकिन लास्ट के नहीं। और जो ये आपके लास्ट के हैं ये कभी फर्स्ट डे नहीं हो सकते। मंडे कॉमन है, मंडे प्रारंभिक भी हो सकता है और अंतिम भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मंडे के लिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, पूछा भी गया है 1 जनवरी 1 AD को कौन सा दिन था? जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, पहला ही साल था, 1 जनवरी पहली ही तारीख थी। एडी का मतलब एनो डोमिनी, एक होता है BC बिफोर क्राइस्ट, एक ईस्वी का और एक ईसा पूर्व। तो 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा दिन था? तो आंसर हो जाता है सोमवार। तो इसलिए पहला दिन भी सोमवार और लास्ट का दिन भी आ रहा है सोमवार। तो मंडे का दिन कॉमन होता है, बाकी के जो दिन है जो बचे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये कभी अंतिम नहीं हो सकते। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अगर ये चीज क्लियर है तो आप क्वेश्चन देखो कितने आसानी से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। उसके पहले एक चीज मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताई थी कि सप्ताह, एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि बताइए एक सप्ताह, एक साल में सप्ताह का कोई सा एक दिन अधिकतम कितनी बार आ सकता है? ठीक है, थ्योरी में देख लेना, स्टार्टिंग में जो मैंने कराया था कितनी बार आ सकता है? 53 बार। आंसर लिख लेंगे 53। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी वर्ष हो, चाहे आपका साधारण हो, ये आपका साधारण हो गया या लीप हो, 52 सप्ताह पूरे होते हैं दोनों में। और जो ये विषम दिन है, क्या पता एक दिन विषम दिनों में इंक्लूड हो, तो आप कहोगे 52 एक 53 तो हो गया, यहाँ तो 52 में तो 54 हो गया। 54 नहीं, क्योंकि ये दो विषम दिन है, तो इन दोनों में एक ही दिन तो हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि सोमवार आ जाए तो कल भी सोमवार होगा, लगातार नहीं है ना, इसलिए 52 और 53, तो अधिक से अधिक 53 बार आ सकता है। कम से कम पूछने लगे तो 52। तो सप्ताह का कोई सा एक दिन एक साल में या तो कम से कम पूछा है तो 52 से कम बार नहीं आएगा, 53 से ज्यादा बार नहीं आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये थ्योरी बहुत जरूरी है एक कोई क्वेश्चन सही करने के लिए। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि अब एक क्वेश्चन को करने की एक से अधिक मेथड होंगे, सारे में सिखाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उसे फॉलो करना, जिसमें कम समय लगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता है कि बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? Which day was on 15 अगस्त 1947? ठीक है, करने का तरीका एक सवाल समझाऊंगा बहुत अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमें दिया हुआ है 15 अगस्त 1947 का दिन उसने पूछा है, तो देखो ये यहाँ पे जो भी वर्ष लिखा होगा उसको एक कम करके लिखना है। 1947 चल रहा है तो वर्ष कितने कंप्लीट हुए? केवल 1946 ही तो हुए, तो एक कम करके लिख लो। और जो वर्ष अब चल रहा है इसको यहाँ पे लिख लो, 1947 चल रहा है तो इसमें यहाँ लिख लो, क्योंकि हमें विषम दिन निकालने हैं, विषम दिन निकालने हैं, तो हमें 15 अगस्त 1947 तक विषम दिन पता कर लेने, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 1946 को हमें तोड़ना है, कैसे तोड़ना है? 400 की फॉर्म में, फिर 100 के फॉर्म में। तो 1946 में 400 से विभाजित होने वाले वर्ष कितने, कौन से हो गए, कितने हो गए, यानी कितनी शताब्दियां ऐसी हैं जो 400 से पूरी कट जाएंगी। 400 का पहाड़ा पढ़ो, 1946 में 400, 800, 1200, 1600, 2000 ज्यादा हो गया, कितना बचा? 1600। अच्छा, 1946 में 1600 निकल गए, अभी हम 400 से क्यों अलग किया हमने? वो इसलिए अलग किया क्योंकि 400 वर्षों में हमें पता है कितने विषम दिन होते हैं? 0। जब 1946 में 1600 निकल गए, कितने बचे? 346। उसमें 100 से डिवाइड होने वाले वर्षों की संख्या कितनी हो गई? जो 100 से पूरे कट जाएंगे 300, और वर्ष कितने बच गए? 46। बस ये चीज समझने की है, ये चीज क्लियर हुई। 400 से डिवाइड होने वाले अलग कर लिए, 100 से डिवाइड होने वाले अलग कर लिए, जो वर्ष बच गया उसको ऐसे लिख दिया। प्लस 1947 में हमें कहां तक आना है? अगस्त की 15 तारीख तक, अगस्त की 15 तारीख तक। तो पहला महीना कौन सा आएगा? जनवरी। जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं? 31। तो हमें यहाँ 31 भी लिख सकते हैं, या फिर 7 से डिवाइड करके जो शेष बचता है विषम दिन भी ले सकते हैं। तो 31 को 7 से डिवाइड करें, कितना शेष बचेगा? 3। फरवरी
1947 साधारण वर्ष है तो कितने की होगी 28 की। 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 0। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त की क्या तारीख दे रखी है, तो इस तारीख को ऐसे भी रख सकते हो और इसको 7 से डिवाइड करके भी रख सकते हो, तो 1 भी रख सकते हो और 15 भी रख सकते हो, जो आपकी मर्जी यूज करे वो करो, आंसर वही आएगा। ठीक है, 1 रख के भी वही आएगा, 15 रख के भी। तो मैंने 15 रख दी जिससे आप कंफ्यूज ना हो। आप सोचो कि अगस्त में तो 31 होते हैं, 7 से डिवाइड करें 3 से बचेगा, तो यहाँ 3 क्यों नहीं रखा, इसी वजह से क्योंकि हम अगस्त की 31 तक पहुंचे नहीं, 15 तक पहुंचे, तो वो तारीख ऐसे उठा के रख दो। ठीक है, और दिनों का डिवाइडेशन आपको पता होगा, जो ऊपर आते हैं इस तरीके से, जनवरी फरवरी मार्च जो ऊपर आते हैं वो 31 के, जो नीचे आते हैं फरवरी को छोड़ के वो सारे 30 के। ठीक है, 7 से डिवाइड करके शेष लेना होता है, कितना शेष होता है। जैसा कि हमने देखा 400 वर्षों में कितने विषम दिन 0, तो 1600 में भी कितने होंगे 0। 300 वर्षों में कितने विषम दिन, वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कितने 1 और 46। यहाँ पे जो भी वर्ष लिखा होगा उसको आप 4 से भाग करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ जो भी वर्ष लिखा होगा उसको आप क्या करेंगे 4 से भाग करके भागफल जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 46 में हमें साधारण और लीप पता करने हैं ना। 46 में जैसे कि अगर मैं 46 में साधारण लीप पता करूं, अभी बताया था कैसे, 4 से भाग करके, तो 4 से 11 बार जाएगा, शेष कितना बचा 2, शेष से कोई मतलब नहीं है, तो 11 के आगे लीप, तो 46 में 11 लीप हो गए और बचे कितने साधारण 35। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, एक साधारण वर्ष में 1। जब इसको सॉल्व करो कितना हो गया 22 प्लस 35 कितना आ गया 57। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे नहीं करनी है, मैंने बता दी। आपको क्या करना है, सीधे से जो यहाँ पे वर्ष लिखा होगा उसको 4 से भाग करके भागफल इसी में जोड़ देंगे, एक संख्या आ जाएगी, तो 4 से भाग करो, पॉइंटों में नहीं करनी, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, भागफल आ गया 11, इसको इसी में ऐड कर दो, क्या हो गया 57। ये चीज थी, तो ये चीज को नहीं करना, जो भी यहाँ वर्ष लिखा होगा 4 से भाग करके इसी के नीचे भागफल लिखो और ऐड करो, प्लस इन सबको ऐड करो, ये आपका कितना बन गया 31, सबको ऐड किया कितना हो गया ये आपका 9 और 5 3 8, 7 से डिवाइड किया कितना शेष बच रहा है 5, 12 7 84, 5 शेष बचेगा, तो 5 शेष बचा। तो मैंने एक सर्किल अभी बनवाया था, 0 पे संडे, 1 पे देख लेना पीछे मंडे, 2 पे, तो 5 पे क्या था आपका फ्राइडे। तो आपके सवाल का आंसर, यानी कि जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन भारत आजाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार। इस मेथड के द्वारा आप किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं, चाहे वो आपकी फ्यूचर की हो, पास्ट की हो या प्रेजेंट की हो, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मेथड करा दिया, अभी एक मेथड और आएगा दिन निकालने का, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं। अब एक क्वेश्चन आपको मैं घर से ले रहा हूँ, वो है आपका 18 अप्रैल 1857। इसको आप इसी मेथड से करके देखना और कमेंट में आंसर जरूर करना कि इसका आंसर क्या है। कल मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में कि किन किन लोगों ने कमेंट किया था और उनका आंसर क्या आया था। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगती है उसको लाइक जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, धन्यवाद।